में एक बड़ी खबर आ रही है। दलितों के खिलाफ उपवास करने के लिए राहुल गांधी राजघाट पर दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे। पहले ये उपवास 10 बजे से शुरू होना था, फिर 11 बजे हुआ और अब ये 1 बजे का समय दिया गया है। राहुल गांधी 1 घंटे ही राजघाट पर बैठेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। अजीत, ये टाइम आगे क्यों शिफ्ट किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, साफ तौर पर उपवास की अगर बात करें तो उपवास 10:30 बजे शुरू होता है, 10:30 से 4:30 इसी बीच की टाइमिंग है। और राहुल गांधी की अगर आने की बात करें हम, तो जो राहुल गांधी का समय है वो तकरीबन 1 बजे का है। जो पीसी चाको साहब से मेरी बातचीत हुई, पीसी चाको साहब ने साफ तौर पर कहा कि तकरीबन 1 बजे राहुल गांधी यहां पर आएंगे और 1 घंटे ही बैठेंगे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली के तमाम जो नेता हैं, उनके बीच बैठकर वो उपवास करेंगे। दलित विरोधी जो नीति चल रही है बीजेपी की, उसके खिलाफ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का प्रोग्राम है, इससे तमाम जगहों पर राहुल गांधी को जाना है। ऐसी बात पीछे चाको कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के तमाम जो नेता है, तमाम जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनका इंतजार करना है। कह रहे हैं कि उनके बड़े नेताओं के साथ आएंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसीलिए जो अगर हम बात करें छोटे नेताओं की, आप देख सकते हैं कि वो तमाम नेता जो हैं वो बैठ चुके हैं उपवास पर। उपवास वो चालू हो चुका है। लेकिन अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी दोपहर तकरीबन 1 बजे के बीच यहाँ पर इनका साथ देंगे और 1 घंटे ही उपवास में यहाँ पर बैठे रहेंगे राजघाट पर, जिस तरह से पूरा प्रोग्राम पीसी चाको ने बताया है। शोभना जी, अजीत आप नजर बना के रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे, अपडेट लेते रहेंगे समय समय पर। तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जो जुड़े हुए हैं। बलविंदर सिंह जी दलित चिंतक है, रमेश चंद्र रतन जी बीजेपी के एससी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। अभी अभी हमसे अशोक भारती जी दलित एक्सपर्ट है, वो जुड़े हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव हमसे जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप ही का रुख कर लेती हूँ, आप अभी अभी चर्चा में शामिल हुए हैं। तमाम जो राजनीतिक दल है वो आपके समर्थन में आ गए हैं। राहुल गांधी तो आज उपवास रख रहे हैं, आप देख सकते हैं उपवास शुरू भी हो चुका है कांग्रेसी नेताओं को। क्या लग रहा है, दलितों को फायदा होगा ये जो राजनेताएं कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, भाजपा समेत सबको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम दलित उनके राडार पर आ गए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दलितों के प्रति गंभीर हैं तो मैं 15 सेकंड में कुछ डाटा उनके सामने रख देना चाहता हूं, जिससे कि उन पार्टी के लोग ये बताएं कि इस बारे में क्या करने वाले। उदाहरण के लिए, देश में लैंडलेस जो दलितों की आबादी है वो करीब 55% है। यानी 55% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो केवल अपने शारीरिक श्रम पर निर्भर हैं। और जो है 83% लोग ऐसे, 84% डाटा हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मैं पूछना सवाल पूछूंगा इसमें, बस आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। समय की थोड़ी सी पाबंदी है कि क्या दलितों को इससे फायदा होता दिख रहा है? नहीं, अगर देश के 60% के करीब दलित और आदिवासी लैंडलेस हैं और 85% दलित आदिवासी 5,000 रुपए महीने से कम पर गुजारा करते हैं, तो सरकार कोई भी नीति जो बता रही है, जिसका बखान कर रही है, या जो विपक्षी दल जो भी बखान कर रहे हैं, हमारा उनसे सवाल है कि जब तक आप दलितों की आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, समाज में दलितों के सम्मान की स्थापना के तौर तरीके स्थापित नहीं करेंगे, कानून में उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ाएंगे, उनके जज नहीं बनाएंगे, पुलिस थानों पर उनका कंट्रोल नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है राजनीतिक दल केवल जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बलविंदर जी का रुख कर लेती हूँ। बलविंदर जी, आप क्या कहेंगे? दलितों को फायदा होता तो आपको भी नहीं दिख रहा है, छोटा सा जवाब सर। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी हमारे भाजपा के साहब ने एक सवाल उठाया। जनाब, घर से बाहर निकले, भाषण देना बहुत आसान है। जितना आक्रोश इस टाइम दलित समाज का हो रहा है, बढ़ रहा है, वो सिर्फ आपकी नीतियों की वजह से बढ़ रहा है। जब हमारे देश के अंदर 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, जब उनके समय में शोषण हुआ समाज का, तो इसी समाज ने आपको चुन के ऊपर भेजा। यह समाज वो है जब आपको ऊपर लेके आना तो अर्श पे भी बैठा सकता है और साथ में जब अपनी पे आता है तो फर्श पे भी ला सकता है। चलिए ठीक है, रमेश चंद्र जी, दलित विरोधी छवि बनती नजर आ रही है इस समय केंद्र सरकार की, और केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी के खिलाफ जा रहा है इस समय दलित वोट। क्या कहेंगे आप? छोटा सा जवाब सर। मैं जमीन का आदमी हूं, संघर्षशील आदमी हूं, संपूर्ण जिंदगी 45 साल राजनीतिक संघर्ष के इतिहास लिखे हुए, और अभी भी जो है मैं यहां टीवी स्टूडियो या उसमें बैठकर के राजनीति नहीं करता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले गया हूं और जाकर के वहां सारे पार्टी लीडर्स के साथ, मंत्री के साथ
चिंता ही नहीं कैसे समीक्षा हो उसकी, और आज भी पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ करके पूरी चिंता के साथ ही, और मैं बता रहा हूं कि जिस पार्टी में हूं कमिटमेंट के साथ हूं, पार्टी भी कमिटमेंट के साथ है। ये जिनकी अस्तित्वहीन हो गए हैं सपा बसपा कांग्रेसी लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जिनको जनता ने नकार दिया है, अब आपके पास कुछ है नहीं। लेकिन जो है आप एक्ट पूछ रहे कांग्रेस वालों से, ये एक्ट किसने बनाया, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान किसने दिया, पंचतीर्थ स्थल किसने बनवाए, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं कभी, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ी आपने, जहां भाजपा शासित राज्य है वहां पे दलितों को शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, आप उस पर बात नहीं करेंगे। ये जो बच्चों को बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है वहां पे आप जाके बात नहीं करेंगे। अरे मुझसे मैं सुप्रीम को लॉयर हूं, सुप्रीम मुझसे ज्यादा थोड़ी नहीं रह सकते हैं, डेटास के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज नहीं रह सकते आप। साहब लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, हमारे बच्चों को उठाया जा रहा है, ये प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन हमारे जो सांसद जितने लोग बैठे हुए, चलिए इसके बारे में हम चलिए ठीक है रमेश जी लगे हैं, कोई मीम अफजल साहब भी हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन कांग्रेस कोई बात नेता। स्टूडियो बैठकर मत करिएगा, स्टूडियो नहीं हम सड़कों पर लड़ते हैं जनाब। अच्छा रुकिए बलविंदर जी रुकिए, मीम अफजल साहब कांग्रेस के नेता हमसे जुड़ गए हैं। मीम अफजल सड़कों वाला आदमी हूँ मैं, सड़कों वाला आदमी हूँ, इतनी उम्र भी नहीं होगी। साहब आपके भाजपा के सांसद आए तो भगा दिया इसी समाज ने, आपका बहिष्कार शुरू कर दिया है। चंद्र जी आप लोग दोनों लोग शांत रहिए। मीम अफजल साहब हमसे जुड़ गए। मीम अफजल साहब तमाम दलित नेता से हम संपर्क में हैं, दलित एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार ये आरोप लग रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आप लोग एक चक्रव्यूह रचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप केंद्र सरकार को घेर सकें, और कर्नाटक चुनाव और 2019 असल में आपका निशाने पर है। देखिए मैं गुजारिश करूंगा पैनलिस्ट जितने भी बैठे हुए हैं कि अपनी अपनी बात कहें और बीच में अगर ना टोके तो ज्यादा अच्छा है। अगर कोई ऐसी बात हो जो वाकई आपको लगता हो कि बहुत ज्यादा टोकने के लायक है, जरूर टोकें, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ करके बात करने के लिए आए हैं। जी शुरू कीजिए। आज एक बड़ा अहम दिन है। अभी 2 तारीख को पूरे देश के अंदर एक आंदोलन हुआ, और उसी वक्त से ही भारतीय जनता पार्टी हमारे ऊपर ये इल्जाम लगा रही है कि हम जो है ये सियासत कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, सियासत अच्छी और खराब होती है। सियासी पार्टियां सियासत ही करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी सियासत करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी सियासत ही करती है, लेकिन सियासत अच्छी है या खराब ये जरूर देखना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज का जो हमारा उपवास है वो एक तरह से सिंबॉलिक है, और ये दर्शाता है कि देश में अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर आप देखें राजघाट पर, आप अपने कैमरामैन को कहिए कि वो चेक करे, हमने किसी के खिलाफ कोई नारा नहीं लिखा है, हमने सिर्फ देश के अंदर सद्भावना को बढ़ाने के लिए नारे लिखे हैं, और दलित उत्पीड़न जो है, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन है, उसके लिए हमने नारे जरूर लिखे हैं, और वो हमें लिखने चाहिए। पूरा देश आज लिख रहा है वो नारे। अभी यहाँ पर हमारे बड़े दलित एक्सपर्ट भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने बहुत सही बात कही, और उन्होंने ये कहा कि जो दलित हैं उनको लैंडलेस हैं, वो 55-56% लैंडलेस हैं, 85% ऐसे हैं जिसकी 5000 से कम आमदनी है। मैं ये समझता हूं कि बहुत कुछ दलितों के लिए हुआ है, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी है, और इसको कभी कांग्रेस ने नकारने का काम नहीं किया। देखिए 5000 साल से जी थोड़ी सी समय की पाबंदी है, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। जो आप पूरा डाटा बता रहे हैं कि दलितों के लिए क्या क्या हुआ है, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगी। जरूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो दलित हिंसा के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है केंद्र सरकार के खिलाफ। तमाम गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक भारती जी दलित एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बलविंदर सिंह जी दलित चिंतक है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। रमेश चंद्र रतन जी बीजेपी के एससी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता है। मीम अफजल साहब जो है वो कांग्रेस के नेता है। ब्रेक पर जाने से पहले मीम अफजल साहब को सुन रहे थे, बहुत काम दलितों के लिए कांग्रेस ने किया है, वो ऐसा उनका कहना था। अशोक भारती जी क्या लग रहा है, कर्नाटक चुनाव सिर पर खड़ा हुआ है, 2019 की तैयारी तमाम दलों ने शुरू कर दी है, किसको फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं इस दलित राजनीति से? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से दलितों के खिलाफ पूरे देश में हमले बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है ये भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सोची समझी जो स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत वो बहुजन समाज पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिससे कि जो सेकुलर ताकतें हैं वो शायद एक मंच पे ना आ पाएं
और अल्टीमेटली सेकुलर ताकतों का जो वोट है विभाजित हो जाए, खासतौर कर्नाटक में विभाजित हो जाए, बसपा को ज्यादा वोट मिल जाए और जिससे जो है भाजपा और बसपा और जो जेडीएस है वो मिलकर आपस में सरकार बना सके। मुझे लगता है पूरा का पूरा जो दलितों के खिलाफ जो हल्ला चल रहा है तो उसका फोकस कर्नाटक की राजनीति है। बीजेपी को फायदा होगा। मीम अफजल साहब, क्या बीजेपी को फायदा होता हुआ आप देख रहे हैं? अशोक भारती जी ने जो आपको कैलकुलेशन समझाई, क्या आप सहमत हैं? असेसमेंट हो सकता है और मैं समझता हूं कि आज हमारा फोकस जो है वो दलितों के उस उत्पीड़न की तरफ है जिसका इजहार आज वहां राजघाट पर राहुल जी आकर के और हमारी पूरी पार्टी ने पूरे देश के अंदर उसको काम करने का शुरू किया है। मैं समझता हूं इस मौके पर ये डिस्कस करना कि इलेक्शन में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, पर आप इसकी बजाय अगर हम इस पर बात करें मीम अफजल साहब, पर ये जितनी कवायद आपकी तरफ से चल रही है वो देख तो आप भी चुनावी फायदा ही रहे हैं। मीम अफजल साहब, ये जो पूरी कवायद आपकी तरफ से चल रही है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, एक बात बता दूं जी बताइए। नहीं, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं आपसे जी। ये जो कवायद की बात कर रहे हैं इसमें पॉलिटिकल फायदा और नुकसान जो होगा वो तो होगा, किसी को भी कुछ भी हो सकता है जी। मैं उसकी बहस ही नहीं कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां से मैं भी आता हूं, अशोक जी शायद वहीं से हैं। जी, मैं भी वहीं से आता हूं अफजल साहब। दलितों का 19% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था और सबसे ज्यादा दलित लीडरशिप यानी कि दलितों के मेंबर पार्लियामेंट आज भारतीय जनता पार्टी में हैं। जितनी रिजर्व सीटें थी उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां से सबकी सब भारतीय जनता पार्टी ने 19 की 19 जीती थी। उसके अलावा दलित लीडर दूसरे देशों के प्रांतों से जो आए हैं, इसलिए बीजेपी दावा करती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज एक भी ऐसा दलित लीडर नहीं है जो खुलकर के टेलीविजन चैनल पर आए या किसी मीडिया से बात करे और ये कहे कि वो भारतीय जनता पार्टी का दलितों के लिए जो काम है उससे इत्तेफाक करती है। चलिए, ये ठीक है, इत्तेफाक करते हैं या उनकी सपोर्ट में खड़ा होने का काम करें। एक भी दलित लीडर नहीं है। चलिए, इनके सहयोगियों में चलिए रामविलास पासवान आज इनके साथ नहीं खड़े। चलिए, ठीक है मीम अफजल साहब, कोई भी नेता नहीं है, वो आने वाले चुनावों में 2019 में साफ हो ही जाएगा कि जनता किसके साथ है। फिलहाल मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमसे इस चर्चा में जुड़े। समय की थोड़ी सी पाबंदी है और रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन